एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स फॉर यू में पुनः एक बार स्वागत है। हम अभी तक व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट पूरा कर चुके हैं। आपकी तैयारी भी अच्छी हो गई होगी। उसी के मूल्यांकन के लिए अब मैंने ये कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। इन प्रश्नों के साथ आप स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। सभी ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्प वाले प्रश्न हैं और आपको मालूम है जैसा कि नए कार्यक्रम के अनुसार बोर्ड परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न इस बार दिए जाएंगे। उन्हीं की तैयारी में ये प्रश्न आपको काफी सहयोगी सिद्ध होंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आप अपनी नोटबुक अपने पास रखें, एक एक प्रश्न को आप लें और उसके उत्तर इसके साथ में लिखते जाएं। आइए बात करते हैं। पहला प्रश्न, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन हैं आपके पास। पहला अल्फ्रेड मार्शल, दूसरा रॉबिन्स, तीसरा प्रोफेसर जेके मेहता और चौथा एडम स्मिथ। आपको जो आपने स्टडी की है उसके अनुसार आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन शामिल नहीं है? पहला देश की मौद्रिक नीति, दूसरा कीमत सिद्धांत, तीसरा राष्ट्रीय आय और चौथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इसमें ध्यान रखना है कि समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन शामिल नहीं है, इस बात पर आप ध्यान दें। प्रश्न नंबर 3, एक रेखा चित्र दिया हुआ है, यहां पर आप देख रहे हैं। रेखा चित्र का पहले आप एक बार ध्यान से अध्ययन कर लें। प्रश्न है, निम्न रेखा चित्र का संबंध किससे है? ये आपको इसमें बताना है। इसके चार ऑप्शन हैं। पहला है प्रतिष्ठा मूलक वस्तुओं से है, दूसरा पूरक वस्तुओं से है, तीसरा स्थानापन्न वस्तुओं से है और चौथा गिफिन की वस्तुओं से है। तो आप रेखा चित्र का अध्ययन करके सही विकल्प का चुनाव करें। प्रश्न नंबर 4, मांग वक्र संबंध दर्शाता है, अर्थात किन राशियों के मध्य मांग वक्र संबंध को बता रहा है? पहला ऑप्शन है आपके पास उपभोक्ता की पसंद एवं वस्तु की कीमत के मध्य, दूसरा ऑप्शन है वस्तु की कीमत एवं उसकी मांग के मध्य, तीसरा ऑप्शन है दो वस्तुओं की कीमतें और उनकी मांग के मध्य और चौथा है उपभोक्ता एवं उत्पादक की मांग के मध्य। जो भी सही विकल्प आपको लग रहा है अपनी नोटबुक में नोट कर लें। पांचवा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी होने पर उसकी मांग 10 इकाई से बढ़कर 14 इकाई हो जाती है तो मांग की लोच कितनी होगी? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 4। यहां पर आप इस सवाल को पहले हल करें और हल करके फिर उसका उत्तर तलाशें और अपनी नोटबुक में नोट कर लें। छठा प्रश्न है, बिंदु लोच की विधि के अनुसार, जिससे हम मांग की लोच ज्ञात करते हैं, उस विधि के अनुसार ये जो रेखा चित्र बनाया गया है, इस रेखा चित्र में जो ई बिंदु है उस पर मांग की लोच कितनी होगी ये हमें बताना है। इसका पहला विकल्प हमारे पास ए के रूप में है, इकाई से अधिक अर्थात 1 से ज्यादा। दूसरा ऑप्शन या विकल्प है बी, इकाई से कम अर्थात 1 से कम। तीसरा ऑप्शन है इकाई के बराबर अर्थात 1 और चौथा ऑप्शन है 0 अर्थात मांग की लोच का मान 0 होगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। यदि एक उत्पादक एक निश्चित समय अवधि में कुल 500 इकाई का उत्पादन करता है, अर्थात किसी भी वस्तु की 500 इकाइयां उसके द्वारा बनाई जाती हैं तथा वह इन 500 इकाइयों में से 400 इकाई बिक्री हेतु बाजार में प्रस्तुत करता है, तो आपको बताना है कि पूर्ति की मात्रा कितनी होगी। ये विकल्प आपको चुनाव करना है। पहला विकल्प है 900 इकाई, दूसरा विकल्प है 100 इकाई, तीसरा विकल्प है 400 इकाई और पांचवा विकल्प है 300 इकाई। सही विकल्प आप चुनें। प्रश्न नंबर 8, वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा होता है वो आपको बताना है।
पहला है प्रौद्योगिकी या तकनीकी का परिवर्तन, दूसरा है वस्तु की कीमत, तीसरा है उत्पादन साधनों की कीमतें, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो भी विकल्प आपको सही लग रहा है अपनी नोटबुक में आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, अल्पकाल में निम्न में से कौन सा साधन परिवर्तनशील होता है? आपको परिवर्तनशील साधन इसमें से यहां पर छांटना है, जिसके ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है श्रम, दूसरा ऑप्शन है भूमि, तीसरा ऑप्शन है पूंजी, और चौथा ऑप्शन है साहस। इसमें आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि TPN अर्थात उत्पादन साधन की n इकाइयों का कुल उत्पादन यदि 100 इकाई है तथा TPN-1 अर्थात उत्पादन की n-1 इकाइयों का कुल उत्पादन 90 इकाई है, तो सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्शन MP का मान कितना होगा? ये आपको चुनना है। पहला ऑप्शन है आपके पास 190 इकाई, दूसरा ऑप्शन है 10 इकाई, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 100 इकाई, और चौथा ऑप्शन है 90 इकाई। तो आपको जो आपके पास सूत्र है पहले आपने पढ़े हैं, पुराने जितने वीडियो मैंने डाले थे उन सब वीडियो में सारी चीजें हैं ये, तो वहां जो आपने नियम पढ़ा है उसके अनुसार आपको सीमांत उत्पादन का मान ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 11 पर चलने से पहले यदि आपने यह भी इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और ये प्रश्न करना अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको वीडियो को लाइक भी करें। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एक उत्पादक के लिए उत्पादन की विवेकपूर्ण अवस्था कौन सी मानी जाती है? आपको ध्यान होगा पिछले चैप्टरों में जिनमें आपको पढ़ा है वहां पर उत्पादन की विवेकपूर्ण अवस्था की बात आई थी, तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला विकल्प है आपके पास प्रथम अवस्था, दूसरा विकल्प है द्वितीय अवस्था, तीसरा विकल्प है तृतीय अवस्था, और चौथा विकल्प है चतुर्थ अवस्था। तो आपको ये बताना है कि कौन सी विवेकपूर्ण अवस्था मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से ऐसी कौन सी लागत है जो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर स्थिर रहती है, अर्थात उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता? पहला ऑप्शन है आपके पास कुल स्थिर लागत TFC, दूसरा है औसत स्थिर लागत AFC, तीसरा ऑप्शन है कुल परिवर्ती लागत TBC, और चौथा ऑप्शन है औसत लागत AC। प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। निम्न में से कौन से वक्र को लिफाफा वक्र एनवलप कर्व के नाम से जाना जाता है? पहला SAC अर्थात अल्पकालीन औसत लागत वक्र, दूसरा SMC अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र, तीसरा ऑप्शन LAC दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, और चौथा ऑप्शन LMC दीर्घकालीन सीमांत लागत। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आपको याद भी होगा। वैसे जैसे लिफाफा वक्र आप देखेंगे नाम जैसे ही आया होगा तो आपको चैप्टर याद आ गया होगा कि कौन से चैप्टर में से प्रश्न लिया गया है, तो आप सही विकल्प का चुनाव कर लें। क्वेश्चन नंबर 14, यदि उत्पादन की 5 इकाइयों की कुल लागत अर्थात TCN 200 रुपए है तथा 4 इकाइयों की कुल लागत TCN-1 170 रुपए है, तो सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट का मान कितना होगा? ये भी आप नोटबुक में पहले इसको हल कर लें और हल करके फिर सही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ 4 विकल्प हैं आपके पास। पहला विकल्प है 1680 रुपए, दूसरा विकल्प है 30 रुपए, तीसरा विकल्प है 370 रुपए, और चौथा विकल्प है 500 रुपए। तो आप सही विकल्प इसमें चुनाव कर लें। क्वेश्चन नंबर 15, इसकी बात करते हैं। निम्न में से कौन से वक्र की आकृति अंग्रेजी के U अक्षर के आकार की नहीं होती? ये ध्यान दें, यहाँ पर नहीं होती ये बताना है। कई बार हम गलती क्या कर देते हैं, नहीं शब्द को नहीं पढ़ पाते और जल्दी से उत्तर का चुनाव कर लेते हैं, इसलिए आप ध्यान रखना है नहीं होती ये बताना है। इसमें पहला है AC अर्थात औसत लागत वक्र, दूसरा ऑप्शन है MC सीमांत लागत वक्र, और तीसरा ऑप्शन है AFC औसत स्थिर लागत वक्र, और चौथा ऑप्शन है ABC औसत परिवर्तनशील लागत वक्र। क्वेश्चन नंबर 16,
पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म को दीर्घकालीन में प्राप्त होता है, या हम कह सकते हैं दीर्घ काल में क्या प्राप्त होता है। पहला, फर्म को हानि होती है। दूसरा, फर्म को सामान्य लाभ मिलता है। तीसरा ऑप्शन, फर्म को अतिरिक्त लाभ या जिसको हम असामान्य लाभ के नाम से भी जानते हैं वो प्राप्त होता है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 17, कीमत विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। कीमत विभेद किस बाजार की विशेषता है, अर्थात कौन से बाजार में कीमत विभेद देखा जाता है। पहला ऑप्शन, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। बी, अल्पाधिकार जिसको ओलिगोपोली के नाम से जानते हैं। सी, एकाधिकार जिसको मोनोपोली के नाम से जानते हैं। और डी, द्वैधिकार जिसको ड्यूपोली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी, विकुंचित मांग वक्र, किंक्ड डिमांड कर्व किस बाजार से संबंधित है। पहला, अल्पाधिकार ओलिगोपोली। दूसरा, एकाधिकार मोनोपोली। तीसरा, पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन। और चौथा ऑप्शन, एकाधिकारी प्रतियोगिता अर्थात मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहां ध्यान दें, इसमें विकुंचित मांग वक्र, विशेष मांग वक्र जिसकी आकृति होती है उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, पूर्णतया लोचदार मांग वक्र किस बाजार में पाया जाता है। पूर्णतया लोचदार, जहां पर लोच का मान कितना होगा, अनंत होगा। पहला ऑप्शन आपके पास एकाधिकार बाजार। दूसरा, पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतियोगी बाजार। तीसरा ऑप्शन, अल्पाधिकार। और चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 20, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न रेखा चित्र का संबंध है। रेखा चित्र को आप ध्यान से अध्ययन करें पहले, जिसमें आप देख रहे हैं 3 मांग वक्र हैं, एक पूर्ति वक्र है, कीमत के स्तर हैं, मांग और पूर्ति का स्तर दर्शाया गया है। इस रेखा चित्र का किससे संबंध है वो विकल्प आपको चुनना है। 4 विकल्प हैं आपके पास में। पहला, दीर्घकालीन बाजार। दूसरा ऑप्शन, अति दीर्घकालीन बाजार। तीसरा ऑप्शन, अल्पकालीन बाजार। और चौथा ऑप्शन, अति अल्पकालीन बाजार। आपने ये 20 क्वेश्चन देख लिए हैं और आपने अपनी नोटबुक में इनके उत्तर लिख लिए होंगे। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हमारे कितने उत्तर सही हैं या क्या कमी है। तो इसके लिए मैंने ये ये उत्तर तालिका आपको दी है। इस उत्तर तालिका से आप सबसे पहले प्रत्येक ऑप्शन को मिलान करें कि देखें कि कौन कौन सा ऑप्शन हमारा सही है या कौन सा गलत है। अब उसके आधार पर आप अपनी तैयारी का स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यदि इन प्रश्नों को हम एक एक मार्क्स दें प्रत्येक को, तो टोटल मार्क्स आपके 20 होते हैं। यदि आपके टोटल 20 मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं, 20 में से 20, तो आपकी जो रैंक है वो 5 स्टार रैंक मानी जा सकती है। अर्थात आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप विषय को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। यदि आपके प्राप्तांक 16 से 19 तक आ रहे हैं तो आपकी रैंक 4 स्टार मानी जा सकती है। अर्थात अच्छी स्थिति में है, लेकिन आप और मेहनत करके अपनी उपलब्धि को बढ़ा सकते हैं। तीसरी रैंक, यदि 13 से 15 के बीच में आपकी रैंक है तो आपको 3 स्टार प्राप्त होते हैं। यहाँ आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। और यदि प्राप्तांक आपके 10 से 12 हैं तो आपकी रैंक 2 स्टार है। आप अच्छी मेहनत करें तो आप आगे के स्तरों को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके प्राप्तांक 10 से कम है, इसका मतलब है आपकी तैयारी में अभी कहीं कमी बनी हुई है, उसमें आप और सुधार करें। अच्छी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी रैंक को बढ़ा करके 5 स्टार की रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ऐसे वीडियो या ऐसे क्वेश्चंस और भी अगर आपको आगे चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि किसी क्वेश्चन के बारे में और आपको समझने की आवश्यकता है या कुछ समझना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। और आप अपनी रैंक के बारे में मुझे बता सकते हैं कि आपकी रैंक कितनी आई और उसमें सुधार के लिए आप क्या कर सकते हैं या क्या प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास के बारे में भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के लिखें और जो भी मेरी हेल्प होगी मैं आपको साथ साथ देता रहूंगा। धन्यवाद।